तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा एमसी बैरन से उसके टीम में जॉइन होने के बारे में पूछता है, लेकिन तभी उसे उसकी बहन नाओमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद एमसी और बाकी सब उसी तरफ देखने लगते हैं और वह देखते हैं कि नाओमी का हाथ धीरे धीरे बदल रहा है। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद नाओमी ने गलती से बारिश की बूंदों को छू लिया है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नाओमी का हाथ बदलने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वह अपने भाई को देखते हुए रो रही थी। वहीं दूसरी ओर हमारा एमसी भी अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी बैरन उसे रोक लेता है और डालिया को कुछ करने के लिए कहता है। लेकिन हमारा एमसी उसका हाथ झटक देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। इस पर बैरन उसे कुछ देखने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि डालिया अपनी पावर यूज करती है, जिस वजह से नाओमी की तरफ एक मैजिकल रिंग जाती है और उसका हाथ पहले जैसा ठीक हो जाता है, साथ ही उसका सारा दर्द भी गायब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अपनी बहन को ठीक देखकर हमारे एमसी को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद नाओमी के भाई बहन उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या वह अब ठीक है, जिस पर नाओमी उन्हें बताती है कि वह अब ठीक है और उन्हें रोने से मना करती है। लेकिन नाओमी देखती है कि उसका एक छोटा भाई दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था, इसलिए नाओमी उससे पूछती है कि क्या बात है, क्या उसे चोट लगी है। लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता और उसके पास आकर उसके सिर को सहलाने लगता है। इसके बाद वह सब गले लगकर रोने लगते हैं और ये सब हमारा एमसी भी देख रहा होता है। आगे फिर बैरन एमसी को रिलैक्स होने के लिए कहता है क्योंकि उसकी बहन अब ठीक है, लेकिन हमारा एमसी उसे रोकता है और उससे पूछता है कि उसकी बहन ने आखिरकार एक्सपोजर के साइन क्यों नहीं दिखाए। जिस पर बैरन बोलता है, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि मुझे भी इन क्रिम्सन क्लाउड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर हो सकता है कि नाओमी के ऊपर बारिश की कुछ बूंदें गिर गई हो जिससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। भले ही वह पूरी तरह से लाल बारिश नहीं था, लेकिन फिर भी यह रिएक्शन एक बदलाव के लिए काफी ज्यादा अनयूजुअल था क्योंकि यह केवल एक ही बॉडी पार्ट पर रिएक्ट कर रहा था। इसके बावजूद यह काफी ज्यादा कंट्रोल्ड था। लेकिन हमारा एमसी उससे पूछता है कि आखिर उसका मतलब क्या है। इस पर बैरन अपने हाइपोथेसिस को समझाने के लिए पहले के टाइम की बात करता है, लेकिन हमारा एमसी उसे रोकता है और पूछता है कि क्या वह साइंटिस्ट है, और इस पर बैरन हाँ कहता है। आगे फिर बैरन उसे बताता है कि 18 साल पहले आई क्रिम्सन क्राइसिस की वजह से यह पूरी कंट्री बदल गई थी और हमारे ऊपर परमानेंट क्रिम्सन क्लाउड रह गई जो टाइम टू टाइम हमें लाल बारिश से कर्ज कर रहा था। इसके अलावा ब्लैक फॉग ने भी इस कंट्री के सेंटर को भी एंडलेस डेथ में कैद कर दिया था। हालांकि कुछ लकी लोग इस एसिडिक लाल बारिश से सरवाइव कर जाते हैं, जिस वजह से उन्हें अनयूजुअल पावर्स मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग इतने लकी नहीं होते, जिस वजह से वह माइंडलेस मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों पर अटैक करते हैं। उन्हें हम नेफिलिम्स कहते हैं। इसके अलावा ब्लीचर इन नेफिलिम्स को मारने का काम करते हैं और बाहरी वर्ल्ड के रास्ते को गार्ड करने वाली आर्मी के साथ मॉन्स्टर को रेड करते हैं। लेकिन हमारा एमसी उसे बताता है कि वह यह जानता है, इसलिए वह बताए कि उसकी बहन नाओमी को क्या हुआ है। इसके बाद बैरन उसे बताता है कि लाल बारिश से अफेक्ट होने वाले जो लोग चुने नहीं जाते उनकी तुरंत डेथ हो जाती है या फिर वह नेफिलिम बन जाते हैं। हालांकि उसकी बहन पर बारिश डायरेक्ट हिट नहीं हुई, पर तब भी किसी वजह से केवल उसका हाथ ही अफेक्ट हुआ था। आगे फिर वह बोलता है कि उसे ऐसे किसी घटना के बारे में नहीं पता, इसलिए वह इस समय सही इलाज नहीं कर सकता। इसके बाद वह बताता है कि डालिया के पावर की वजह से अभी के लिए उसका बदलाव और साइड इफेक्ट पोस्टपोन्ड हो गया है। वहीं दूसरी ओर नाओमी डालिया के पास आती है और उसे बिग सिस्टर कहते हुए थैंक यू कहती है, लेकिन डालिया नाओमी से उसे सिर्फ डालिया बुलाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर बैरन हमारे एमसी को उसके साथ अपने हेडक्वार्टर चलने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उसके पास एक अच्छा डॉक्टर है जो उसकी मदद कर सकता है यह पता लगाने में कि उसकी बहन को क्या हुआ है। एक ब्लीचर डॉक्टर के बारे में सुनकर हमारा एमसी हैरान हो जाता है। आगे फिर बैरन एमसी को बताता है कि वह उसका एक अच्छा पुराना फ्रेंड है और उसका नाम ओजीरी है। इसके बाद हम एमसी के भाइयों को चेरी के पीछे भागते हुए देखते हैं, जिसके बाद वह उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद चेरी उन्हें अपनी पीठ से उतरने के लिए कहता है क्योंकि वह कोई डॉग नहीं है। वहीं दूसरी ओर बैरन एमसी को बताता है कि उसके बेस पर और भी ब्लीचर्स हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास जूडा है जो उनके लिए बारिश से बचने वाले जैकेट, शूज और
और बाकी चीजें बनाता है। हालांकि उन्हें भी एक अच्छे कुक की जरूरत है। आगे फिर हम नाओमी को देखते हैं, जो फिर से डालिया को बिग सिस्टर कहते हुए थैंक यू बोलती है, लेकिन वह उसे बिग सिस्टर बुलाने से मना करती है और उसे फिर डालिया बुलाने के लिए कहती है। लेकिन तभी नाओमी का छोटा भाई वहां से भागने लगता है। यह देखकर नाओमी उसे भागने से मना करती है। वहीं दूसरी तरफ यह सब देखकर डालिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर चुटकी बजाकर एक मैजिक करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चेरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसे देखकर नाओमी उससे माफी मांगते हुए बोलती है, मिस्टर डॉग, मैं उन्हें हटाने की ट्राई करती हूँ, लेकिन चेरी उसे बोलता है, ट्राई मत करो, उन्हें मुझ पर से हटाओ और मैं डॉग नहीं हूँ। लेकिन तभी चेरी के सामने चेरी फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है और फिर वह मॉन्स्टर में बदल जाता है और उन चेरीज को खाने के लिए भागने लगता है। दूसरी ओर यह देखकर डालिया राहत की सांस लेती है, पर हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसे ही देख रहा था। आगे फिर हमारा एमसी उसके पास जाता है और नाओमी की मदद के लिए और पहले के लिए उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन हमारे एमसी की बात सुनकर डालिया अपना फेस दूसरी ओर घुमा लेती है, जिसके बाद हमारा एमसी उसे बोलता है कि वह यह बात पहले से ही कहना चाहता था। इसके बाद एमसी उसे बताता है कि उसके गाल से खून बह रहा है, जिसके बाद डालिया अपना गाल छूकर देखती है और उसे अपने हाथों पर कोई खून नहीं दिखाई देता। वह हमारे एमसी को अपने काम से काम रखने के लिए कहती है और वहां से जाने लगती है, पर तभी हमारा एमसी उसे बताता है कि वह सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वह अपने घर की तरफ देखता है और उसे अपने घर की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इस घर से उसकी मॉम और उसके भाई बहनों की यादें जुड़ी हुई थी, जो कि अब बर्बाद हो गई है। हमारे एमसी को यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं हमारे एमसी को गुस्सा करते हुए देख बैरन उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन हमारा एमसी उसे बताता है कि वह उसकी टीम ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि अगर वह एक ऐसा वर्ल्ड बना सकता है जहां उसके भाई बहन क्रिम्सन क्लाउड या लाल बारिश के डर के बिना खुले में मजे कर सकते हैं, तो वह यह जरूर करेगा। यह सुनकर बैरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी हमारा एमसी उसे एक बात ध्यान में रखने के लिए कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसके इस गोल के खिलाफ होगा। बैरन उसकी बात मान लेता है और सीसीबी में उसका वेलकम करता है। आगे फिर हम उन चारों लड़कों को देखते हैं जो कि आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन तभी टोपी वाले लड़के को कोई दिखाई देता है, जिसके बाद हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं। वह लड़की बोलती है कि तुम सब एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल सके, इतने बेकार हो। वहीं दूसरी ओर वह चारों उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वह लड़की अपोस्टलेस से उम्मीद करती है कि वह इसके बारे में कुछ कर सकता है, जिसके बाद वह उन चारों से हंसते हुए बोलती है कि वह सब कितने यूजलेस हैं, पर तब भी वह उन्हें एक्सेप्ट करती है और उन सभी को एक हो जाने के लिए कहती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक कार को देखते हैं, जिसमें हमारा एमसी और बाकी सब लोग होते हैं। इसके बाद हमारा एमसी बैरन को जैकेट के लिए थैंक यू बोलता है और बताता है कि वह हमेशा से उनके लिए ऐसे जैकेट लेना चाहता था, क्योंकि ये बारिश से काफी हद तक बचाते हैं, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। यह सुनकर बैरन उसे बताता है कि यह कस्टम मेड है और बताता है कि उन्होंने आने से पहले ही उसके और उसके भाई बहनों के लिए कुछ ले लिए थे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ब्लीचर्स के अलावा यही एक ऐसा मटेरियल है जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ज़्यादातर ब्लीचर्स पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि लाल बारिश से सरवाइव करने वाले और पावर पाने वाले बदल जाते हैं, लेकिन तब भी लोगों को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि ब्लीचर्स ही नेफिलिम से लड़ सकते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनके बिना कंटेनमेंट जोन कब का मॉन्स्टर के हाथ लग गया होता। आगे फिर वह बताता है कि ब्लीचर्स इन नेफिलिम्स को पकड़ने का काम करते हैं और उन्हें आर्मी के साथ ट्रेड करते हैं, जिसके बदले में आर्मी उन्हें राशन और ज़रूरत का सामान देती है। इसके अलावा आर्मी अगर चाहे तो नेफिलिम को खुद ही मार सकती है, क्योंकि उनके पास इसके रिसोर्स हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हर किसी को क्लाउड रेंज में रहने के लिए पूरे कंटेनमेंट जोन के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी है, ताकि वह श्योर कर सके कि सभी ब्लीचर्स कुछ करने की बजाय उनके लिए मॉन्स्टर को हंट करने का काम करें। हालांकि मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लीचर्स को कंट्रोल में रखना जरूरी है, नहीं
नहीं तो उसने देखा है कि वह क्या कर सकते हैं। आगे फिर वह बोलता है कि नेचुरली हर ब्लीचर्स अलग होता है, लेकिन उन सभी में एक कॉमन बात है और वो ये है कि बदलाव के बाद उनकी वायलेंस की इच्छा बढ़ जाती है, वो यह चाहे या ना चाहे, क्योंकि ब्लीचर्स समय के साथ बुरे बनते जाते हैं और अंत में अपनी इंसानियत पर कंट्रोल खो देते हैं और एक बिस्ट बन जाते हैं। इसके बाद वह बताता है कि जिस ब्लीचर का इस्तेमाल दीवार बनाने के लिए किया था वह हाल ही में पागल हो गया है और उनके साथ काम करना बंद कर दिया है। मेरा मानना है कि वह इतना खतरनाक है कि उसे उसके हाल पर छोड़ा नहीं जा सकता। आगे फिर हम नाओमी को देखते हैं जो अपने छोटे भाई से स्मोकिंग पाइप छीन लेती है, लेकिन उसका भाई उसे तुरंत अपना स्मोकिंग पाइप छीन लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे खुश देखकर नाओमी भी खुश हो जाती है और उन दोनों को खुश देखकर हमारा एमसी भी खुश हो जाता है। आगे फिर बैरन हमारे एमसी से बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम हमारे टीम में ज्वाइन हो गए, क्योंकि सीसीबी का एम है कि कंटेनमेंट जोन से लाल बारिश को पूरी तरह से खत्म कर देना, ताकि वहां पर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। इसके बाद हमारा एमसी उससे पूछता है कि वो ऐसा कैसे करेगा, जिस पर बैरन बताता है कि वह जैसे ही हेडक्वार्टर पहुंचेंगे वह सभी को इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन उसे लगता है कि वह जिस ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है उसे उसके बारे में जान लेना चाहिए। इसके बाद वह बताता है कि सीसीबी के पास अनेक रिसोर्सेस और ट्रस्टेड मेंबर हैं, चाहे वह ब्लीचर्स हो या ना हो, क्योंकि हर कोई मिशन को एंड तक पूरा करने के लिए डिटरमाइंड है, भले ही उन्हें नेफिलिम आर्मी और अदर ब्लीचर से लड़ना पड़े। आगे फिर वह बताता है कि वह सब उनमें से एक टीम मेंबर को लेने जा रहे हैं। जिसके बाद एमसी उससे पूछता है कि आखिर वह कहाँ है और क्या ग्रे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करना खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये एरिया तो नेफिलिम्स का है। इस पर बैरन उसे चिंता नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि डालिया की पावर की वजह से कोई भी नेफिलिम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद वह बोलता है कि तुमने अपना ज्यादातर लाइफ डिस्ट्रिक्ट सी में बिताया है, जहाँ के नेफिलिम्स खतरनाक है, लेकिन वह असल खतरे से कोसों दूर है। आगे फिर बैरन बताता है कि वह जिस मेंबर को लेने जा रहे हैं वह डिस्ट्रिक्ट एफ में है। इसके बाद वह सब डिस्ट्रिक्ट एच के हेडक्वार्टर जाएंगे, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्हें उसकी जरूरत है। इसके बाद वह बोलता है कि अगर वह ढीला नहीं पड़ा होगा तो अब तक उसने डिस्ट्रिक्ट एफ में अपना काम पूरा कर दिया होगा। चेरी नींद से उठते हुए पूछता है कि क्या वह पहुंच गए। आगे फिर डालिया बोलती है कि वो हर बार टाइम बर्बाद करता है और इस पर चेरी बोलता है कि उस आदमी को बस मजे करने की परवाह है। लेकिन तभी हमारे एमसी का छोटा भाई उसे सामने की ओर दिखाते हुए पूछता है कि आखिर सामने वह क्या है। इसके बाद वह सब देखते हैं कि सामने की ओर एक जायंट नेफिलिम है, जिसे देखकर वह सब बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद वह अपनी कार लेकर उस नेफिलिम की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बंदे को उस नेफिलिम के ऊपर काफी स्पीड से इधर से उधर भागते हुए देखते हैं। वह नेफिलिम उस बंदे को पकड़ने की ट्राई करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता, जिस वजह से उसे गुस्सा आता है और जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वह बंदा उस नेफिलिम से बोलता है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। जिसके बाद वह बंदा उस जायंट नेफिलिम के हाथ पर भागने लगता है और फिर हवा में एक जगह रुक जाता है। इसके बाद वह बंदा अपने हाथ में पावर जमा करने लगता है और पंच करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एक क्रीपी स्माइल के साथ उस जायंट नेफिलिम को पंच कर देता है। उसके इस पंच में इतना पावर होता है कि उस मॉन्स्टर का सिर उड़ जाता है। दूसरी ओर यह सब देखकर एमसी और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद बैरन बताता है कि वह सीसीबी का एक बेस्ट असिस्ट है, लेकिन वह थोड़ा सा वाइल्ड है, पर वो अपना काम पूरा कर देता है। इसके बाद वह बंदा हवा में से नीचे आ जाता है। हमें पता चलता है कि यह बंदा सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लीचर है और फिर हमें इसका नाम रेंटा बताया जाता है।